Hello everyone, welcome to MS Academy. So, if you remember the last lecture, we had discussed about the Hooke's law. Along with the Hooke's law, we discussed also about the curve drawn between stress and the strain. यदि आपको Hooke's law याद हो, तो Hooke's law क्या बोलता है? ठीक है? तो Hooke's law states that the stress is always proportional to strain. यही बोलता था आपका Hooke's law. यानी stress इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, यानी जितना ही हम फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाएंगे वो प्रोपोर्शनल होगा आपका स्ट्रेंथ के, यानी कि डेल एल बाई एल के। एक बात जो आपको यहाँ से सीखनी है वो ये कि जो अपना स्ट्रेस है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस हमेशा यानी स्ट्रेस जो है हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो अपना स्ट्रेन है, ठीक है, जो अपना स्ट्रेन है जो कि डेल्टा एल बाई एल डेल्टा वी बाई वी या टेन थीटा के बराबर जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है, यानी सिग्मा और एप्सिलॉन। तो इस पे हम लोग सिग्मा दे रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे सिग्मा मतलब स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पर हम लोग यदि स्ट्रेन दें यानी सिग्मा दें, जिसे हम स्ट्रेन बोलते हैं, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच का जो ग्राफ प्लॉट होता है उसी को हम लोग एसएस कर्व बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इस कर्व की खासियत क्या है? उस कर्व की खासियत ये है कि ये पॉइंट ए तक प्रोपोर्शनल होगा, यानी हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ यही कहता है। तो हम लोग यहां से पाए थे स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। मैंने आपको ये बात बता रखी थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन, और के को मैंने बताया था, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आज का डिस्कशन है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आज का डिस्कशन है। लेकिन अभी हम लोग पिछले लेक्चर में बोलते हैं, बड़ी someone has asked me to just revise it once again, so I am going with that. Okay, the point A is such that from 0 to A the stress, the Hooke's law is applied, यानी 0 से A तक ही केवल Hooke's law अप्लाई होगा, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं A तक। इस कर्व में किसी मेटल के लिए हमने कर्व ये ड्रॉ कर रखा है। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन केवल A तक वैलिड है। अब देखिए ये जो अपना पॉइंट बी है, बी क्या है? बी तक हमारा, यदि हम बी तक फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसको रिमूव कर देते हैं तो बॉडी विल कम एंड अटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। मैंने बता भी रखा होगा उम्मीद है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि दिस इज द लिमिट ऑफ द स्ट्रेस, यानी बिलो विच the body attains its original position once the applied force या deforming force is removed। ये चीज है उसका। ए से पहले तो आ जाएगा, वो तो ओरिजिनल शेप पा जाएगा, लेकिन बी तक भी ओरिजिनल शेप पा जाएगा। लेकिन याद रखने की बात ये है कि अप टू द पॉइंट ए स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ए से आगे स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पॉइंट इज वेरी सिंपल बट यू हैव टू रिमेंबर इट। दिस जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, हमने इसको डी मान रखा था और हमने बताया था कि बी से डी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, और यह भी बताया था अब बी और डी की खासियत यह है कि बिटवीन पॉइंट बी एंड डी आफ्टर अप्लाइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस द अप्लाइड द रिजल्ट दैट इज स्ट्रेन इज वेरी हाई, यानी छोटे से स्ट्रेस के लिए ही हमें ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है बी और डी के बीच में। यानी कहने का मतलब ये है, अब यानी बी से ऊपर यदि हम और स्ट्रेस लगाते हैं, यानी सिग्मा वाई से ज्यादा यदि आप स्ट्रेस लगाते हैं, तो जो भी डिफॉर्मेशन होगा अब वो रीगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं कर पाएगा। यानी कि यदि 1 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है और इस पर अप्लाइड फोर्स सिग्मा वाई से ज्यादा है अप्लाइड स्ट्रेस, तो उसकी लेंथ अब 1 मीटर से बढ़ जाएगी, 1.0001 हो जाएगी या जो भी हो जाए, मतलब इट विल बी ग्रेटर देन 1, और पूरा हटा दें स्ट्रेस को, इवन आफ्टर it will not regain its original position. This is the property of the curve between B and D. That suppose, इसलिए हमने एक पॉइंट जो है C मान लिया था ये बताने के लिए कि ये C वो पॉइंट है जो B और D के बीच में वेरी कर रहा है, और इससे इस पॉइंट से यदि हम रिमूव भी कर दें तो भी हमारा स्ट्रेन बचा रह जाएगा, यानी कि इलोंगेशन अब परमानेंट हो जाएगा। ये आपकी प्लास्टिसिटी को देखिए, ये परमानेंट को शो कर रहा है बी और डी, इसमें जो है कि अब जो अपना डिफॉर्मेशन हो रहा है परमानेंट हो रहा है, यानी कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको विजिबल होगा, आप हटा भी दे स्ट्रेस को, जीरो कर दे तो भी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज द पॉइंट ई।
ये पॉइंट क्या कहता है आपका? पॉइंट ई ये कहता है, देखिए बड़ा ही जरूरी है, दो चीज यहाँ पर हम समझेंगे, एक ब्रिटल और दूसरा डक्टाइल। मैं आपको अभी इन दोनों पॉइंट्स को बताता हूँ, ठीक है। ब्रिटल क्या है और डक्टाइल क्या है? आपने सोचा होगा मेटल इज डक्टाइल, मेटल इज लेस ब्रिटल, ब्रिटल क्या है, डक्टाइल क्या है? दीज टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ कर्व वी आर गोइंग टू नो, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज ब्रिटल एंड व्हाट इज डक्टाइल? E is called the fracture point, ठीक है। इसको E को आपने अगर देखा होगा कल का लेक्चर, तो E is called the fracture point, यानी कि यदि D के बाद और स्ट्रेस आए, इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए U हमने दिया है, यानी कि ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। अल्टीमेट स्ट्रेस बोले तो इससे ज्यादा यदि स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं तो जो भी अपना मेटल है, जो भी अपना मटेरियल है, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा और वो टूट जाएगा। यानी कि ई पे जो है फ्रैक्चर हो रहा है, देखिए ई पे फ्रैक्चर मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, टूट जाना। यानी कि बी और डी और ई के बीच में कितना डिफरेंस है, इस बात को बताता है। यदि बी, देखिए यदि डी एंड ई, द प्लेस बिटवीन द गैप बिटवीन डी एंड ई इज स्मॉल, ठीक है। यदि स्मॉल है, यदि स्मॉल का है मतलब कि वो जो अपना सब्सटेंस है, जो मेटल है, वो ब्रिटल है, ठीक है। ब्रिटल, ठीक है, वो ब्रिटल है, यानी टूट जाएगा। जैसे ही आप अल्टीमेट स्ट्रेस से थोड़ा भी स्ट्रेस ज्यादा देंगे, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एंड व्हाट अबाउट इफ बी, डी एंड ई आर अलूफ, यानी कि लार्ज, यानी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, आप लिख सकते हो चाहो तो, यानी डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि डी और ई एक दूसरे से दूर है, मतलब कि जो अपना मेटल है वो कैसा है? डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। एक और प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, जब आप कभी पढ़ेंगे आगे चल के, तो आप पढ़ेंगे मैलिएबल क्या है, ठीक है। आई विल डिस्कस अबाउट दैट वंस द टाइम कम्स, ठीक है। तो ब्रिटल और डक्टाइल आप समझ जाइए। यदि डी और ई पॉइंट्स बहुत नजदीक हैं मतलब ब्रिटल है, दूरी पे हैं मतलब डक्टाइल है, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं जो समझना था, इस कर्व में बचा रह गया था। तो चलिए, आज का जो पॉइंट है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पुट द हेडिंग अबाउट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So in the previous lecture we have discussed about the Hooke's law. Hooke's law states that stress is directly proportional to strain, and when we remove the proportionality constant, we have to put a constant, and that constant is known as the modulus of elasticity. ठीक है, मैंने बताया था Hooke's law के अकॉर्डिंग stress is always proportional to strain. ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेस आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही ये सिंबल हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, k टाइम्स ऑफ स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यही k जो है, इसको ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसी की डिस्कशन अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो फॉर द हेडिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेंथ 3 प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार का होगा। तो जो सबसे पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यू कैन पुट द हेडिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आप लिख सकते हो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। What do you mean by Young's modulus of elasticity? I am going to discuss about the first types of stress, that was the longitudinal stress. I told you longitudinal stress is of 2 types. It may be tensile as well as it may be compressive. So compressive and tensile, these are 2 types of longitudinal stress. And I told you longitudinal stress is responsible for the longitudinal strain. यानी कि longitudinal stress is proportional to the longitudinal stress. तो उसको जब आप हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, आपको पता है, ठीक है। यानी लॉन्गिट्यूडनल, यदि लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही आप सिंबल हटाएंगे आपको क्या मिलेगा? इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक के जगह पे हम लोग वाई लिखते हैं, वाई, और इसको लिखते हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि मैं सिंबॉलिक यदि मैं डिस्कशन करूं, स्ट्रेस को मैंने बताया था सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को मैंने बताया था एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं सुविधा अनुसार सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन,
बिल्कुल, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू के लिखते थे हम लोग, एक जनरल टर्म के लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, लेकिन हम लोग अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू y टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। सो पुट द हेडिंग सिग्मा इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। अगर y को हम यहाँ से सब्जेक्ट करें, एनीबॉडी विल ऑब्टेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? अब जानने का वक्त आ चुका है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain, यानी longitudinal stress और longitudinal strain का रेशियो ही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। That's all about the Young's modulus of elasticity. Now talk about the dimension and the unit that we have to do. Being a physics student, we have to do that. यानी कि आपको पता है sigma is unitless, you know well, and epsilon is unitless. Sigma has a unit of Newton per meter square, that is also known as Pascal. आपको पता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलते हैं आप, ठीक है। यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट एंड डायमेंशन वही होगा जो सिग्मा का होगा। यानी सिग्मा का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी जो यूनिट है, इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट पॉइंट इज वेरी सिंपल। वाई इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैविंग द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। समझिए अभी हमारे पास कोई एक स्टील है, आज आपको उत्तर मिलने जा रहा है, आप जानेंगे कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर ज्यादा इलास्टिक है। द पॉइंट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर ओनली। सो वंस यू टेक ए रबर एंड यू स्ट्रेच इट, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस will come into picture. Due to the longitudinal stress, a longitudinal strain, a deformation will come into picture, and that is called longitudinal strain. And due to these two all, the Young's modulus of elasticity will also come into picture. यानी कि आप समझिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक हमने क्या लिया, हमने एक एल्युमिनियम का या स्टील का जो है, हमने एक जो है 0.1 mm स्क्वायर, ठीक है, 0.1 mm स्क्वायर का एक जो है कोई टुकड़ा ले लेते हैं एल्युमिनियम का, 1 मीटर लंबा सपोज करिए, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, दिस इज द एल्युमिनियम, चाहे स्टील मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक मेटल मान लेते हैं, कोई भी स्टील मेटल है ये, ठीक है। इसकी रेडियस होगी कुछ, इट विल हैव सम रेडियस, डेफिनेटली इट विल हैव सम रेडियस। सपोज करिए इसकी जो रेडियस है वो है आपकी, कुछ भी मान लीजिए आप, लेट इट बी, ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर इसकी रेडियस है, सॉरी 0.1 मीटर है, ठीक है, 0.1 मीटर है, तो एरिया भी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर से आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा है कि यदि एक मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूं, तो एनसीईआरटी में इसका बाकायदे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में डाटा ये दिया हुआ है कि यदि आपके पास जो स्टील वायर है, यदि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो एरिया है इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और यदि इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मान a इज इक्वल टू 0.1 यानी 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और जो इसकी लेंथ आप कुछ भी मान लीजिए, लेंथ सपोज करिए इसकी 1 मीटर है, ठीक है, लेंथ सपोज करिए इसकी 1 मीटर है, और यदि हमें इसमें चेंज मिल रहा है, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर चेंज की बात करें, आप बताइए जब स्ट्रेस लगाएंगे, सपोज करिए इस पे वेट लगा दिया आपने, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, खींचेगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसमें स्ट्रेन आएगा, उसको हम लोग डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस जब आप लगाएंगे तो स्ट्रेन आएगा, डेल्टा एल बाई एल आपका स्ट्रेन हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल आपका स्ट्रेन होता है। तो कह रहा है कि अलग अलग मेटल के लिए उसने यहाँ डेटा दे रखा है 2000 न्यूटन, ठीक है, 2000 न्यूटन किसके लिए, ये लिखा है आपके स्टील के लिए, ठीक है, 2000 न्यूटन स्टील के लिए लिखा है, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए उसने लिखा है 690 न्यूटन एल्युमिनियम के लिए लिखा है, ठीक है, 900 न्यूटन एंड 1100 न्यूटन, 900 एंड 1100 न्यूटन, दीज आर द अमाउंट ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। वो एरिया क्या है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, यानी कि हमें स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है कुल मिलाकर। यदि हम कहना चाहें तो वी कैन से दैट इट इज द वैल्यू ऑफ द stress that is being applied on the metal piece. It is steel, it is aluminum, and the third one is your brass and copper.
ठीक है, योर ब्रास एंड द कॉपर, ठीक है, सबके लिए दिया है। और हम लोग डेल्टा एल जो बात कर रहे हैं वो कितने की बात कर रहे हैं, दैट इज 0.1%। डू यू अंडरस्टैंड इवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.1%? इसका मतलब आप समझिए, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ 0.1%? यानी कि यदि हम स्टील ही मानिए, यदि हम स्टील की लेंथ 1000 मीटर मान लें, तो यदि हम कोई फोर्स लगाएं और इसको हम 0.1 बढ़ा दें, यानी कि 1001 मीटर का हो जाना, इसी को हम बोलेंगे कि इसमें 0.1% का इलोंगेशन हो गया, बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। दैट मीन्स ड्यू टू द स्ट्रेस द लेंथ गेट्स चेंज। और आपको पता है आइडियली कंप्रेस और टेंशन दोनों दशाओं में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आएगा, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आएगा आइडियली, यानी इतने न्यूटन से। यदि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 सेंटीमीटर है, यदि ये स्टील है, तो इतना प्रोड्यूस करने के लिए, इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा। यदि इसी डायमेंशन का, इतना ही सेंटीमीटर के क्रॉस सेक्शन एरिया का यदि आप एल्यूमिनियम लेते हैं, तो उस पर 600 न्यूटन केवल लगाना पड़ेगा फोर्स आपको, इतना स्ट्रेन उत्पन्न करने के लिए, इतना जो है स्ट्रेन उत्पन्न करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके पास ब्रॉस है, ब्रॉस भी एक मेटल होता है, ठीक है, तो उसमें 900 न्यूटन amount of force will have to be applied by you so as to get the change delta L is equal to 0.1%। ठीक, यदि वो कॉपर है तो you will have to apply 1100 न्यूटन in order to produce delta L is equal to 0.1%। सो आपको क्या नजर आ रहा है, यानी कि जो स्टील है उसको सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई हमको करना पड़ रहा है। यानी कि यदि मैं देखूं, यदि हमारे पास, यदि आप एक ने कर्व देखा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, तो एक कर्व ऐसे ड्रॉ किया है किसी एक जो है कि एक वेसल के लिए, जो कि मतलब एक ड्रॉ करता है, इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक तरह का वो रबर के लिए उसने ड्रॉ कर रखा है, उसके लिए बता रखा है कि ये होता है उसका क्या चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जबकि मेटल के लिए आपने देखा कैसे होता है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मेटल एंड अदर पार्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल। अभी मैं बताना ये चाहता हूं कि स्टील के लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स है उसे सबसे मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए जब इसमें देखिए सेम अमाउंट ऑफ चेंज के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमें चाहिए। फोर्स अपॉन एरिया बराबर है, मतलब फोर्स ज्यादा है मतलब, यानी कि जो अपना स्टील है सबसे ज्यादा फोर्स ले रहा है, यानी कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन एल्यूमिनियम, स्टील इज मोर इलास्टिक देन ब्रास, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। इन द सिमिलर ऑर्डर स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर का तो इससे भी कम है, ठीक है, यानी स्टील इज, दैट इज व्हाई वी से स्टील इज मोर इलास्टिक इवन देन रबर। एक डेटा आपको मैं देता हूं, आप एनसीईआरटी में आप पा जाएंगे पेज नंबर 255 में। एल्यूमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है वो 70 × 10⁹ दिया हुआ है, कॉपर का 120 दिया हुआ है, ठीक है, आयरन का 190 है, और स्टील का देखिए आप, वंडरिंग है, दैट इज 200 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। That is how this is the maximum in the list, you can find it out, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है जो आपको, जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। एक पॉइंट आता है आपको कि हैवी ड्यूटी साइकिल क्या होता है। हैवी ड्यूटी साइकिल बोले तो एक ऐसे जगह पे हम किसी मटेरियल को यूज करें जहां पे लोडिंग अनलोडिंग बार बार होता है, ठीक है, यानी कि उस पे क्या है, सपोज करिए इसको हमने लोड दिया है, फिर से लोड हटा दिया, लोड हटा दिया, तो ड्यूटी साइकिल क्या है उसको मैं एक बार डिस्कस करता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूटी साइकिल, यू कैन पुट द हेडिंग व्हाट इज ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल क्या है, तो ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्यूटी साइकिल, ठीक है, ड्यूटी साइकिल मींस पीरियड ऑफ लोडिंग अपन टोटल पीरियड, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप पीरियड ऑफ लोडिंग, यानी कि कितने समय तक स्टील रॉड पर, स्टील बैंड पे जो है लोड रहा है, यानी पीरियड ऑफ लोडिंग अपॉन टोटल पीरियड, यानी टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, होप यू कैन मैनेज इट टू राइट, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड।
यानी कि सपोज करिए यदि टी एक को टी ऑन मान लें, टी ऑन किसको माने, कितने समय तक लोड है उस पर, यदि उसको हम टी ऑन मान लें और कितने समय तक ऑफ है उसको हम टी ऑफ मान लें, उतने पर लोड नहीं है, तो क्या हो जाएगा ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा टी ऑन प्लस टी ऑफ, दिस इज, ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, या इसी को कुछ लोग जो है टोटल टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, टोटल टाइम ऑन और ऑफ मिला के तो टोटल टाइम होगा, ठीक है, तो टी ऑन प्लस टी ऑफ होगा, ठीक है। चलिए मैं एक न्यूमेरिकल आपसे करवाता हूँ, ठीक है, आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल capable of doing all the numericals, ठीक है, I am not going to write down the numerical, I will read it out, it is from the NCERT and solve the example, you go through the NCERT, you will find it there, ठीक है, आपको मिलेगा ये चीज वहां पे, NCERT का 9.1 एग्जांपल है, ठीक है, I am going through it, चलिए you can pause the video and you can go through it your own in the question paper, ठीक है, कह रहा है कि a structure steel and a structural steel rod has a radius of 10 mm, एक जो स्टील है उस रॉड है उसकी लेंथ दे रखा है, किसकी लेंथ, रेडियस की लेंथ दे रखा है 10 mm, कह रहा है कि एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है, और लेंथ दिया है 1 मीटर, सपोज करिए ये अपना स्टील रॉड है, ठीक है, ये स्टील रॉड है, इसकी लेंथ दे रखा है, लेंथ यानी 1 मीटर दे रखा है इसकी पूरी लेंथ, और कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है, जो रेडियस है वो दे रखा है आपको 1 mm दिया है ना, ठीक है, इसकी लेंथ कितना दे रखा है 10 mm दिया है, ठीक है, 10 mm दिया है, 10 mm इसकी रेडियस हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ए 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट्स अलोंग इट्स लेंथ, एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन यानी बोले तो 10⁵ न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, इसमें स्ट्रेन उत्पन्न करने के लिए। अब कह रहा है कि आप बताइए स्ट्रेस कितना लगा इस पे, दूसरा इलोंगेशन कितना हुआ, कितना ये बढ़ गया यानी डेल्टा एल, एंड तीसरा पॉइंट जो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द स्ट्रेन ऑन द रॉड, स्ट्रेन पूछ रहा है, स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाई एल, एंड व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज दिया, अच्छा स्टील का जो है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 × 10⁻11 होता है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है ये, ठीक है, वाई ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो हमको आपको याद ही रखना चाहिए। चलिए अभी हमको क्या दिया है, क्या निकालना है, हमको सिग्मा निकालना है, सिग्मा की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल, फोर्स कितना दिया है 10⁵ न्यूटन अपॉन एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया हमको पता करना है, सर्कुलर है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, यानी पाई आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू 10 mm है, इसको मीटर में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा, mm को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, यानी 0.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 0.01 मीटर हो जाएगा, 0.01 यानी पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया, सो फोर्स अपॉन एरिया गिव्स यू द सिग्मा एंड सिग्मा इज द स्ट्रेस, तो हमें स्ट्रेस मिल गया, स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ जो वैल्यू आएगी 3.18 × 10⁻6, 3.18 × 10⁻6 न्यूटन, सॉल्व किया हुआ है। देखिए ये 1 मीटर का रॉड था, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहे, तो वही पूछ रहा है कि हमने स्ट्रेस कितना लगाया, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज 10.5 10⁵ अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करने पर 3.18 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, you have to tell me that I am doing wrong, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज स्ट्रेस मींस इट इज प्रेशर मींस पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी एरिया से डिवाइड करना है ना, तो 3.18 × 10⁻6। नाउ द सेकंड पॉइंट इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब कितना बड़ा, 1 मीटर का था तो अब कितना हो गया ये नहीं पूछ रहा है, कितना बड़ा मतलब डेल्टा एल पूछ रहा है। अब डेल्टा एल, अब आप हमको बताइए यदि मैं बात करूं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, थोड़ा सा चलिए आप फिर से थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 3.18 × 10⁻6, चलिए मुझे याद रहेगा, चलिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इफ यू रिमेंबर द पॉइंट, मैंने बताया था F इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन,
मैंने बताया था ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है डेल्टा एल बाई एल। यदि इसको आप रीअरेंज करते हो तो आपको मिलेगा एफ इंटू एल अपॉन एफ, और ये एल ऊपर चला जाएगा, बटा के नीचे जो बटा है वो बटा के ऊपर चला जाएगा, और बटा के ऊपर बटा है तो बटा के नीचे आ जाएगा, यानी एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें से आपको क्या दिया है, वाई की वैल्यू दिया था, मैंने बता दिया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। फोर्स दिया है, लेंथ दिया है, एरिया अभी कैलकुलेट किए हैं, डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से डेल्टा एल आप जो है, डेल्टा एल आप सब्जेक्ट करिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। दैट्स व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। यही चीज है जो आपको कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। फोर्स कितना लग रहा था, यदि मुझे याद है फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स लग रहा था what was the value of force, 200 something, yes, force was 100 into 10⁻³ यानी 10⁻⁵ इंटू लेंथ आपका 1 मीटर था, अपन y की वैल्यू थी 2 × 10⁻11 थी, और एरिया की वैल्यू आ रही थी, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर थी, लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर 0.01 इंटू स्क्वायर। अब इसको जो कर देंगे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, यानी कि लेंथ कितना बढ़ गया, 1 मीटर था तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, उसको यदि कैलकुलेट करें तो 1.59 mm, 1.59 mm जो है एक से बढ़ के ये इतना बढ़ गया। यानी पहले 1 मीटर हुआ करता था, 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और अब जो है बढ़ गया है 1.59 mm, यानी इसकी लेंथ बढ़ के हो गई है 1001.59। अब ये टोटल बढ़ के हो गई है, अब जो टोटल लेंथ हो जाएगी इसको 1001.59 mm हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा, तो लेकिन आपको केवल इतना पूछ रखा था डेल्टा एल क्या है, मैंने आपको एडिशनल बता दिया कि आप टोटल लेंथ आप निकाल सकते हो, एल प्लस डेल्टा एल इज अ टोटल लेंथ। अब तीसरा जो प्रश्न पूछा है आपसे, स्ट्रेन पूछ रखा है। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डेल्टा एल बाई एल, आपको भी पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, यानी स्ट्रेन जिसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल बाई एल। अब डेल्टा एल की वैल्यू आपको पता है कितना है, 1.59, वो भी mm में है, आपको चेंज करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻ कितना, 10⁻³ अपान कर देंगे आप कितना, अपन लेंथ टोटल कितनी थी, 1 मीटर थी, तो इसको 1 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, यानी इतना ही मिल जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻3, या आप कह सकते हो कितना 1.59 mm जो है, ठीक है, 59 mm, ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये अपॉन mm हो जाएगा ना, यानी इतना ही हो जाएगा आपको, ठीक है, 1.59 ही हो जाएगा, इंटू 10⁻³ तो लिखना ही है आपको, ठीक है, 1.59 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गई आपकी, ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन बोले तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूं आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका होगा। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट अबाउट द न्यूमेरिकल, you once go through the numerical given. This numerical has been even solved in the NCERT, so go through the NCERT. 9.1 is the example number, you go through it, and your assignment is to solve 9.2 and 9.3. very easy, same procedure you have to follow, ठीक है। You can solve 9.2 and 9.3. do it, hope you will be comfortable the way I have explained the theory portion and one example. With that I believe myself that I am able to make you understand the concept along with the theory portion, ठीक है। concepts और numerical भी, तो numerical आप बिल्कुल बना सकते हैं। so keep on trusting and do the share the videos as much as you can. hope to find you there in the next video. we will meet you tomorrow with the session of the new session. न्यू सेशन में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो आज का सेशन क्या था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कल का सेशन होगा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 3 टाइप, फर्स्ट टाइप इज डन टुडे, सेकंड एंड थर्ड टाइप विल बी डन टुमारो। सो मीट यू देयर टुमारो एट 6 PM। सर थैंक यू वेरी मच, बने रहिए आप MS अकेडमी के साथ, थैंक यू।